तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी के नाराज नेताओं पर कहा कि बीजेपी में जो भी नेता नाराज या फिर बागी हो गए हैं उनसे बीजेपी को नुकसान तो होगा ही, लेकिन हर संभव तरीके से सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन अभी नेताओं को मनाकर बीजेपी सरकार को रिपीट करने के लिए अपनी अहम भूमिका हम निभाएंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो उसको उस पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर मतदाता जो है वो बहुत समझदार है। उसको पता है कि राष्ट्रीय दल के साथ और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो विकास सुनिश्चित होगा, और ये हमने 5 वर्षों में करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। सर, जितने बागी हैं उनको भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मतभेद उनके बीच में होंगे, क्योंकि देखिए टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, कार्यकर्ता तो हजारों एक विधानसभा क्षेत्र में है। इसलिए हमारा भी हर संभव प्रयास है कि हम सबको मनाएं भी, बिठाएं भी और पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ें। तो अनुराग ठाकुर के हाथों में कमान है और साफ तौर पर वो इस बात से भी ऐतराज नहीं जता रहे हैं कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो लोगों की महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं और उसी महत्वाकांक्षा का प्रतिफल होता है कि थोड़ी सी टूट फूट नजर आती है, लेकिन टूट फूट की मरम्मत करना और सरकार को रिपीट करना इस समय भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट हिमाचल की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक मानी जाती है, जहां से 2017 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। तो वहीं इस बार शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट से कौन कौन उम्मीदवार मैदान में हैं और क्या कुछ बन रहे हैं समीकरण, इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे। देखिए, शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट शिमला जिले में आती है। शिमला ग्रामीण सीट 2017 में शिमला ग्रामीण में कुल 53.27% पड़े वोट। 2017 में कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह ने की थी जीत दर्ज। बीजेपी के डॉक्टर प्रमोद शर्मा को 4,880 वोटों से हराया। शिमला ग्रामीण सीट हमेशा से हॉट सीट रही। यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार वीरभद्र सिंह भी विधायक रह चुके हैं। वहीं पिछले चुनाव में विक्रमादित्य सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज की। चलिए अब बात 2022 के विधानसभा चुनाव की करते हैं। कौन कौन है इस सीट से उम्मीदवार? शिमला ग्रामीण करण कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह उम्मीदवार है। बीजेपी के रवि मेहता हैं उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने प्रेम ठाकुर पर खेला है अपना दांव। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। शिमला ग्रामीण विधानसभा को एक अहम सीट माना जाता है। ऐसे में यहाँ का सियासी पारा बढ़ गया है। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बीजेपी की कोशिश 2022 में यहाँ कमल खिलाने की है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहेगा। वहीं सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की अब चलिए जानते हैं कैसे बनी शिमला ग्रामीण सीट। परिसीमन के बाद बनी अलग विधानसभा। 2008 में हुआ था परिसीमन। राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा। साल 2008 से पहले शिमला ग्रामीण पहले शिमला सीट का हिस्सा था। 2008 में परिसीमन के बाद शिमला ग्रामीण और शिमला शहरी विधानसभा सीट अस्तित्व में आई, जहां 2017 में यहां से कांग्रेस और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को जीत मिली थी। वहीं सीट पर 2012 में कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने जीत दर्ज की। इसके बाद उन्हें राज्य की कमान संभालने का मौका मिला। वहीं 44.7% वोट शेयर के साथ बीजेपी के डॉक्टर प्रमोद शर्मा दूसरे स्थान पर रहे थे। बात वोटर्स की करें तो यहाँ से सीट पर राजपूत और ब्राह्मण मतदाताओं का दबदबा है। 2012 में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल 68,326 वोटर्स थे। शिमला ग्रामीण विधानसभा के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ 2 बार चुनाव हुए और दोनों बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। पार्टी इस बार यहाँ जीत की हैट्रिक लगानी चाहती है, तो बीजेपी उसके विजय रथ पर रोक लगाने की पूरी कोशिश में है। वहीं आपकी एंट्री ने मुकाबले को रोचक बना दिया। अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या कांग्रेस इस सीट से
जीत की हैट्रिक लगा पाती है, या फिर बीजेपी शिमला ग्रामीण का मैदान मार लेती है, या फिर नई नवेली आम आदमी पार्टी यहाँ से कोई जादू दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हम आपको बता रहे हैं मौजूदा समीकरण, लेकिन तय आपको करना है कि आपके क्षेत्र में विकास कार्य किसने कराया और किसने आपको लॉलीपॉप थमाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में रण दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। इस बीच दोनों दलों के बीच एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करते भी लोग नजर आ रहे हैं। हिमाचल महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जैनब चंदेल ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके पोस्टर्स को फाड़ने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को भी दी गई। चंदेल ने कहा, भाजपा की हार को देखकर घबरा रही है और इस तरह की हरकतों पर अब भाजपा उतर आई है। लोकप्रियता कांग्रेस हमेशा से लोकप्रिय रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जनहित के कार्य हमेशा किए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, ये मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारे जो बेजान पोस्टर हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको तोड़ने फोड़ने का काम कर रही है। कितने शर्म की बात है, ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी परंपराएं कायम नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि ये लोग हमारे पोस्टर और बैनर्स को फाड़ रहे हैं। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसकी हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की है। कहते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो जाए तो सुर तब्दील हो जाते हैं। ठीक वैसा ही हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में बैठक हुई महेश्वर सिंह की और उनके सुर तब्दील हो गए। महेश्वर सिंह ने कहा कि मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है, मेरी उम्र भी जो है 73 साल की हो गई है। महेश्वर सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपने बेटे हितेश्वर ठाकुर के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि बेटे पर मेरा कोई जोर नहीं, उनका अपना फैसला, उनका अपना निर्णय, इस पर वो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आजकल तो यूं भी किसी के बेटे विवाह शादी के बाद बाप की बात कम ही सुनते हैं। जो उन पर बीती उसको प्रेस्टीज इशू बनाते हैं। स्वाभाविक है, मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता। मेरा तो रिजेक्ट हो गया है। मैं इंडिपेंडेंट इस उम्र में लड़ूं, अगर कार्यकर्ता इतना ही जोर देंगे, उनको भरसक प्रयास करूंगा कि 73 साल की उम्र में अब लड़ना कठिन है। ये कहूंगा, अगर वो ही मेरे को कुएं में फेंकेंगे तो मैं तो उनका आदमी हूँ, मारेंगे तारेंगे तो उनकी बात। कुएं में क्यों सर, आप तो राजा है वहाँ के, आपको पूरा मानते हैं। राजा कौन है? मैं तो उस परिवार में से हूँ जिनका राज जो है राजा जगत सिंह के टाइम में खत्म हो गया। हम तो जागीरदार हैं। कुछ लोग तुले हुए हैं, वो कहते हैं कि राजा जुजवाड़ों को हम खत्म कर देंगे, कहीं मेरा तो मिट्टी भी नहीं मिलेगी। तो ये आप महेश्वर सिंह को सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पूरी भरसक कोशिश करेंगे कार्यकर्ताओं को समझाने की, मनाने की कि भाई 73 साल का हो गया, चुनाव ना ही लड़ाओ तो अच्छा है। लेकिन इस बात से भी एतराज नहीं किया है कि इंडिपेंडेंट नहीं ही लड़ेंगे। और दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर वो कह रहे हैं कि एक मंच पर लाने का प्रयास होगा, जो रूठे हैं उनको मनाने का प्रयास होगा। हिमाचल के चुनाव में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी भी इस बार मैदान में उतरी हुई है, जहां राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 68 में से 30 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। समीकरण दिलचस्प हो जाएगा। तो वहीं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सुप्रीमो रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी समानता के अधिकार का मुद्दा जनता के बीच लेकर जाएगी, रखेगी ये मुद्दा। उन्होंने कहा कि 51 सालों से बीजेपी कांग्रेस ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश में सत्ता की राजनीति की, कभी भी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा ही नहीं है। हम लोग 30 सीटों के ऊपर इस हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उम्मीदवार 30 सीटों पर उतरेंगे और पूरे के पूरे दमखम के साथ इस हिमाचल प्रदेश के चुनावी दंगल में उतरेंगे। इस हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस हिमाचल प्रदेश का पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है समानता का मुद्दा, जहां पर आज भाजपा कांग्रेस वही 51 साल पुराने मुद्दे लेकर आज इस चुनावी दंगल में उतरी है। वहीं पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जहां इस हिमाचल प्रदेश में उतरी है, जिसका जन्म एक आंदोलन को लेकर हुआ, स्वर्ण आयोग के आंदोलन को लेकर हुआ। तो स्वर्ण आयोग का जहां पर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, उसके साथ ही समानता का मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस चुनावी दंगल में इस हिमाचल प्रदेश में उतर रही है।
हिमाचल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे चुनावी वक्त में बाबा राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग के दरबार में हिमाचल की बीजेपी सरकार के परिवहन मंत्री आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए बाबा राम रहीम पर पैरोल पर बाहर निकालने के आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता सुशांत कपरेट ने कहा कि पंजाब में चुनाव हुए उस समय भी केंद्र की बीजेपी सरकार ने बाबा राम रहीम को पैरोल पर बाहर निकाला और अब हिमाचल में आम चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में उपचुनाव है, तो फिर बाबा राम रहीम को पैरोल पर बाहर निकाल दिया गया। उनके सत्संग दरबार में हिमाचल के मंत्री विक्रम ठाकुर आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। आरोपों का संलिप्त व्यक्ति अगर चुनावों के समय बाहर आता है तो वो निश्चित तौर पे वोटों की ही राजनीति है जो भाजपा अक्सर करती आई है और इन चुनावों में भी उसी चीज को आगे बढ़ा रही है। डेफिनेटली पंजाब में इलेक्शन हुए, बाबा राम रहीम पेरोल पे आए, हरियाणा में चुनाव हुए वो पेरोल पे आए, अब हरियाणा का उपचुनाव है पेरोल पे आए, हिमाचल का चुनाव है, तो जो सीमांतर क्षेत्र है हमारे हिमाचल प्रदेश के जिनकी बाउंड्रीज कॉमन पंजाब के साथ लगती है, वहां के वोटर्स को लुभाने के लिए भाजपा की जो ये प्रयास है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है वो इस समय भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उससे तंग आ चुकी है। तो वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्षा के गृह क्षेत्र रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर विरोधियों ने सवाल उठाए हैं। विरोधियों ने बीजेपी प्रत्याशी कौल नेगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर के संशय प्रकट किया है। बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह द्रेक ने बताया कि कौल नेगी जनजातीय जिला किन्नौर के रहने वाले हैं और किन्नौर को संवैधानिक तौर से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ऐसे में अगर बीजेपी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से चुनाव लड़ाती है तो इससे प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरक्षित वर्ग की एक सीट कम हो जाएगी। उधर कांग्रेस के कवरिंग कैंडिडेट समेत एक अन्य प्रत्याशी ने भी बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन को रद्द करने की मांग उठाई है। रामपुर में हुआ, कल आनी में होगा, परसों रोडू में होगा, फिर शिमला की जो संसदीय सीट है वो भी जा सकती है और दूसरे जो राज्य हैं इसकी नकल कर सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि ये जो टिकट है वापस होना चाहिए। अनुसूचित जाति के न्याय के लिए, फेयर प्ले के लिए, जस्टिस के लिए। शेड्यूल ट्राइब एरिया में क्योंकि जन्मे थे ननस्को के हैं तो इसलिए उनके पास एसटी का सर्टिफिकेट भी है और दूसरा क्योंकि जाति उनकी कोली जाति से है इसलिए उनका जो जाति है वो कोली समाज में होने की वजह से उनके पास एससी का भी सर्टिफिकेट है। तो कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने दोनों सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर सकता है। वो शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर सकता है, शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सारा कंफ्यूजन जो है ये दूसरे जो पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं एक तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के नाराज नेताओं ने अपने ही सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं ने कहा कि 25 साल से पावटा साहिब में सुखराम चौधरी के लिए वोट मांगे लेकिन आज तक पंचायतों में विकास नहीं हुआ। इनके पास आके इस समस्या को लेकर हर बार वादा करके इनसे वोट मांग चुका हूं। आज नौबत आ गई है कि जब हमारे आदरणीय मंत्री जी ने जिनको हमने बनाया उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और जूते हम खा रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। वो जहां कहीं भी हैं उनको कोई चिंता नहीं है वोट के समय ही, लेकिन ये वोटर के पास जाना उसको बरगलाना ये कहाँ का जो है तरीका है, ये कि ठगने वाली बात है। जब वो लोग हमें वोट दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, ये भी नहीं है कि वो दल बदलते हैं, हमारे साथ रहे हैं। एक समस्या इनकी बिजली की जो थी, इस समस्या आप मंत्री रहे, करोड़ों रुपए आपने जो है बजट लेके आए, आप दिखा रहे हो यहाँ बजट वहां बजट, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। आप 2 टावर लगाते इसको वन विभाग से परमिशन लेकर, इस जितनी लाइनें हैं ये सबको बाहर करते यहाँ से, ये सुखी जीवन जीते अपना बेचारा। ये जो दहशत में जी रहे हैं लोग,
और दूसरी समस्या जो है इनकी पानी की है, पीने के पानी की। आज जो है जल जीवन मिशन में जो है घर घर कनेक्शन लगे हैं, तो ये लोग क्या हमारे इस एरिया में नहीं आते क्या? पोंटा कंस्टिट्यूएंसी के लोग नहीं है क्या? ये क्या इन्होंने पानी नहीं पीना? इनकी सूद कौन लेगा? वो तो अभी इनसे वादा करके भी चल जाएंगे। पर मैं ये कह रहा हूं, मैं अगर हमारे रोशनलाल शास्त्री जी भी साथ बैठे हैं, शास्त्री जी आप भी यही हैं, आप विधायक बनने जा रहे हो, मेरे को पता आप बनेंगे, भावी विधायक है इस टाइम आप पोंटा के। आप सबसे पहले जो है इस समस्या का निवारण करेंगे। अगर आप भी ऐसा ही करेंगे जैसे चौधरी सुखराम जी ने किया है, तो सॉरी भाई, मैं इनसे भी माफी मांगूंगा, फिर हम वोट मांगने नहीं आएंगे भाई। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है। अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी समेत अन्य पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो वहीं पटियाला राजघराने में ब्याही गई हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र की बेटी अपराजिता सिंह इन दिनों शिमला ग्रामीण की जनता को साधने में लगी हुई हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह के लिए मैं मैदान में उतरी हूं, आप उनका समर्थन कीजिए। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल सिराज सीट पर खास नजर बनाए हुए हैं। सिराज विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट में शुमार है। इस रिपोर्ट में देखिए खासियत, राजनीतिक समीकरण और सिराज का इतिहास। हॉट सीट में शुमार सराज सीट। सराज सीट का क्या है चुनावी समीकरण? सीएम जयराम के सामने कितने उम्मीदवार? खासियत और क्या है सराज का इतिहास? हिमाचल विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही चुनावी सरगर्मी प्रदेश की हर गली और मोहल्ले में नजर आ रही है। जहां 2022 का विधानसभा चुनाव हिमाचल की सियासत में नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है, वहीं मंडी जिले की सीटों पर सियासत का दौर तेज है। सभी दलों के नेता चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। सराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीट नंबर 29 है। इस विधानसभा सीट पर साल 2017 में सीएम जयराम ठाकुर को विधायक चुना गया था। वो बीजेपी से विधायक हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री। सराज विधानसभा सीट एक वीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से जयराम ठाकुर लगातार 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और एक बार फिर पहले की तरह सीट से बीजेपी से जयराम ठाकुर और कांग्रेस से चेतराम ठाकुर आमने सामने हैं। 2 दशकों में इस सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है। जयराम ठाकुर पहली बार 1998 में जीते थे सराज से चुनाव। 2003, 2007, 2012 और 17 में सराज सीट पर दर्ज की थी शानदार जीत। साल 2017 में चेतराम ठाकुर को करीब 9000 वोटों से हराया था। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण को भी नकारा नहीं जा सकता। सूबे में राजपूत और ब्राह्मण समुदाय के बीच सबसे ज्यादा आबादी है। यहाँ राजपूत की राजनीति में मजबूत धमक मानी जाती है, या फिर यूं कहें कि हिमाचल की राजनीति में राजपूतों के बिना सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता। और सीएम के गृह जिले में इस बार तो चुनावी मैदान में बीजेपी कांग्रेस के 13 राजपूत नेता हैं। मंडी जिले में कुल 10 सीटें हैं। 10 सीटों में 3 सीटें आरक्षित हैं। 7 सीटों पर कुल 13 राजपूत उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। प्रदेश में दोनों दलों के 56 राजपूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। अकेले मंडी जिले से 13 नेता राजपूत हैं। 11 जिलों से बीजेपी और कांग्रेस के 43 नेता राजपूत हैं। मंडी जिले से कुल राजपूत नेताओं का 19% हिस्सा है। पिछले चुनाव की बात करें तो प्रदेश में अब तक कांग्रेस और बीजेपी का ही अधिकतर कब्जा रहा। एक बार बीजेपी चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है तो दूसरी बार कांग्रेस के हाथों में सत्ता की चाबी होती है। पिछले 3 दशकों से एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी बिगुल बजा चुकी है। अब देखना ये होगा इस बार देवभूमि में किस पार्टी के सिर जीत का ताज सजता है। इसका फैसला प्रदेश की जनता 12 नवंबर को चुनावी पिटारे में बंद करके करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
जनता टीवी। हिमाचल विधानसभा चुनाव चौखट पर आ चुके हैं। चुनाव को लेकर अंतिम चरण की लगभग सभी तैयारियां पुख्ता हैं। इस बीच चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने नई मतदाता सूची जारी की। हिमाचल में कितने मतदाताओं की कहां तादाद है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। चौखट पर विधानसभा चुनाव, लगभग सभी तैयारियां हुई। नई मतदाता सूची जारी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बार पलटवार का दौर जारी है, चुनाव को लेकर शासन से लेकर प्रशासन सभी तैयार है। इसी बीच प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने नई मतदाता सूची को जारी कर दिया। देवभूमि में 25 अक्टूबर तक गणना के अनुसार अब तक कुल 55,92,828 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 67,559 सर्विस वोटर, 22 प्रवासी भारतीय मतदाता, 55,25,247 आम मतदाता और 38 थर्ड जेंडर मतदाता करेंगे। प्रदेश में कितने बड़े मतदाता? 2.5 महीने में प्रदेश में 2.04 वोटर्स बढ़े। 18 से 19 साल के 1,23,000 नए मतदाता बने। 22 NRI वोटर्स बढ़े। थर्ड जेंडर के लिए 38 मतदाता। दिव्यांग 56,501, सर्विस वोटर की संख्या 67,559 हुई। 16 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोटर है। 16 सीट पर मतदाताओं की संख्या 1,04,486 है। लाहौल स्पीति में सबसे कम 24,744 मतदाता हैं। लोकतंत्र के महापर्व में 18 से 19 साल के 1,93,000 नए मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 2.5 महीने के अंदर प्रदेश में युवा मतदाताओं की संख्या 1,23,219 बढ़ी है। प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसमें हिमाचल के मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अब देखना ये होगा प्रदेश की जनता रिवाज बदलती है या इतिहास को दोहराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो रिवाज बदलेगा या फिर रिपीटेशन होगा, इस बात की जिम्मेदारी है, दारोमदार है, दबाव नहीं है। तो अपने जिम्मेदारियों को समझिए और अपने क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए वोट कास्ट कीजिए। जनता टीवी की अपील। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।